Hello guys, welcome to in my channel. Today we will discuss about tense rule and sentence rule. So guys, be attention about tense rule. Present tense नियम क्या है? यह नियम सिर्फ जहाँ पे आपको ता है, रहा है, चुका है, समय से रहा है, समय प्लस रहा है अर्थात वर्तमान के समयों में प्रयोग किया जाता है, वर्तमान के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, वर्तमान के वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इस नियम को प्रेजेंट टेंस में पहले हम इन्फॉर्मेशन दे दें। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में तुरंत आप ईसाई हब, तो आपके सभी हो गए, आपके पांचों टेंस। वैसे चार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट ये जो पांचवा है यहाँ पे, ये संज्ञावी टेंस है, जहाँ पे एडजेक्टिव टेंस है, मतलब विशेषता बदलाता है। जैसे वह ईमानदार है, वो डॉक्टर है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे संज्ञावी टेंस कहते हैं। ये बिना वर्ब का होता है, यहाँ पे लिखा भी है बिना वर्ब। ठीक है, बाकी ये सभी वर्ब होते हैं चारों। वर्ब के साथ ही आपके प्रेजेंट डेफिनिट बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो जिस वाक्य के अंत में है, हो, हैं शब्द आते हैं तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बस हो गया। जैसे वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह एक डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, तुम एक अध्यापक हो, यू आर ए टीचर। तो इट इसी यहाँ पे आते हैं। तो जिस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। चुका है, चुकी, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। रहा है, रहे, रहे हैं के साथ समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, ता है, ती है, ते है, जैसे आप देखेंगे समझ जाएंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। पहचान की बात करें तो पहचान सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अगर आप पहचान लेते हैं, यहाँ से ये पहचान है, तुरंत आपके पास वाक्य आएगा और आप पहचान लेंगे कि ए एस, ए बी एस या ए एन बी एन कौन सा रूप का वाक्य है। तो वाक्य आपके इन्हीं रूप का होगा, या एक वचन के साथ सिंपल वाक्य, सिंपल साधारण वाक्य एक वचन का हो, या साधारण वाक्य बहुवचन का हो सकता है। जैसे वह जाता है, तुम जाते हो। ठीक है, साधारण वाक्य दोनों हैं, लेकिन तुम जाते हो बहुवचन, बी पर बहुवचन, ये एक वचन, वह जाता है। ठीक है, यहाँ पे वह नहीं जाता है, तुम नहीं जाते हो। तो इस तरह से ए बी, एक मतलब एक वचन, बी मतलब बहुवचन। जब एक वचन और साधारण वाक्य हो तो सहायक क्रिया में वहाँ पे एस का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया होती नहीं, मुख्य क्रिया में एस रूप एस लगाते हैं। और एस कैसे लगाते हैं, वावेल हो, कोई शब्द के अंत में वावेल हो तो उसमें ई एस जोड़ते हैं, ई लगाकर एस जोड़ते हैं। और अगर कोई शब्द में अल्फ़ाबेट, अंतिम लेटर अल्फ़ाबेट का है तो उसमें डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं, जैसे रीड्स। तो अभी आपने समझा कि अगर एक वचन साधारण वाक्य है तो क्रिया में एस रूप लगेगा। बहुवचन साधारण वाक्य है, अगर बहुवचन साधारण वाक्य है तो क्रिया बिना रूप अर्थात फर्स्ट रूप लगेगा, बिना एस रूप का अर्थात फर्स्ट रूप। तो इसमें क्रिया का, वर्ब का एस रूप लगेगा। यहाँ पे बहुवचन के साथ साधारण वाक्य में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, और निगेटिव, एन का मतलब निगेटिव होता है, एन का मतलब निगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। यहाँ पे आई बना देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव जब हो और उसका एक वचन हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव और एक वचन, करता एक वचन है तो डज लगेगा, करता बहुवचन है तो डू लगेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो ये आपको कोड निकाल लेना है और इसी कोड से आप पहचानोगे कि इस सेंटेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कौन सा क्या मुख्य क्रिया, क्या सहायक क्रिया लगेगी, क्या मुख्य क्रिया लगेगी। बस इतना ही ध्यान देना होता है टेंस रूल में। टेंस रूल में क्या सहायक क्रिया लगेगी, क्या मुख्य क्रिया लगेगी, बस इतना ध्यान देना होता है। ठीक है, टेंस रूल में। तो जैसे तुम खाते हो, तो तुम यहाँ पे बहुवचन है तो बी हो जाएगा, और यहाँ पे साधारण वाक्य है तो कोड इसका बन गया बी एस। कैसा है, बी एस। तो बी एस में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट रूप प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का कौन सा, फर्स्ट रूप। तो यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट रूप प्रयोग होगा तो यू ईट हो जाएगा। ठीक है, यू ईट। अगर यहीं पे होता कि वह खाता है तो खाता है तो तब इसका हो जाता, वह मतलब एक वचन है और ये एस सिंपल है तो ए एस, ये वाला कोड मिलेगा यहाँ पे। और इसमें सहायक क्रिया कुछ नहीं होगी, मुख्य क्रिया में एस रूप होगा, मतलब कि ही ईट्स क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो एस लग जाएगा, ही ईट्स। इस तरह से हम लोग तुरंत पहचान लेंगे एक वचन बहुवचन, बहुवचन में बी, एक वचन में ए, और साधारण है तो एस, और नकारात्मक या इंट्रोगेटिव, ठीक है, नकारात्मक प्रश्नवाचक है तो एन लगेगा, तो ए एन बी एन। उसके लिए भी हमने यहाँ पे बना दिया है, ए एन बी एन अगर आता है तो उसके लिए सहायक क्रियाएँ यहाँ पे दी गई हैं, मुख्य क्रिया भी दी गई है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, ठीक है, ए एन बी एन। ए एन यहाँ से आता है, जैसे कि तुम नहीं खाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा बी एन, तो बी एन के लिए आप देख रहे हो ये लगेगा डू, यू डू नॉट ईट, सहायक क्रिया डू लगेगी और क्रिया की प्रथम फॉर्म, तो यू डू नॉट ईट, ठीक है, और वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। ये बहुत ही प्रभावी टेक्निक है टेंस को समझने के लिए। सो गाइस आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखें कंटिन्यूअस में रहा है, ये तो हो गया, आपको समझ में आया। कंटिन्यूअस में बात करें तो वह खा रहा है या वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो वह का मतलब यहाँ पे हो गया वह, ए एक वचन, ए डाल दीजिए, या सिंपल है सिंपल ए एस, तो ए एस यहाँ पे रहा, इसमें से ढूंढ लेंगे ए एस कहाँ है, ये ए एस या ए एन। अगर ए एस की बात करें तो यहाँ है, ए एन भी यही है, तो ए एस से पता चला कि यहाँ पे सहायक क्रिया क्या होगी, यहाँ पे इज होगी, और मुख्य क्रिया क्या होगी, वर्ब में आई एन जी, तो लगाएंगे ही इज रीडिंग, आई एन जी लगा देंगे, ही इज रीडिंग। और अगर यहाँ पर वह नहीं पढ़ रहा है तो क्या होगा, वह एक वचन है तो ए हो जाएगा, नहीं पढ़ रहा मतलब एन, ए एन कोड बना, तो ए एन कहाँ है, यहाँ पे ए एन ये यहीं पे है, तो इज नॉट लगा देंगे, ठीक है। और ये तो एक वचन बहुवचन, ये हो गया आई, आई के साथ आप जानते हैं सहायक क्रिया क्या होती है, एम होती है, चाहे साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, आई के साथ क्या होगी, एम होगी, और क्रिया की आई एन जी फॉर्म, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, तो 4 3 2 2 इस तरह से क्रम से आते हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये अगर दिया हो तो आप देखिए, जैसे कि वह सो चुका है, तो ए हो गया यहाँ से और एस इधर हो गया, तो ए एस बनेगा, तो ए एस में आपको ये मिला, इसमें हैज़ लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ही हैज़ स्लेप्ट, ओके। अब जैसे इसको कर दिया जाए, क्या वह सो चुका है, तो क्या लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि वह करता कैसा एक वचन है, ए निकलेगा, और क्या लगा है तो इसका मतलब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो निगेटिव एन ही रहेगा। यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, निगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी, हम इसी में आई छुपा दिए हैं, ये दोनों, और एन में होता है ना आई, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो क्या वह सो चुका है, तो इधर तो वह बता रहा है कि ए लिखो एक वचन, और क्या वह सो चुका है सेंटेंस से पता चलता है कि ये एन होगा, एस नहीं होगा, ठीक है ना, एन होगा। तो क्योंकि पूरा शोध करने पर पता चला, रिसर्च करने पर पता चला कि यहाँ पे जो निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है वही इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है वही इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को एक ही में समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये आपका एन है और ये आपका आई है, तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव को दोनों को दोनों वाक्यों के लिए हम एन लेटर का प्रयोग करेंगे। और क्यों करेंगे हमने बता दिया, निगेटिव इंट्रोगेटिव का पूरा शोध करने पे पता चला कि निगेटिव इंट्रोगेटिव में वही सहायक क्रिया होती है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, और चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कहीं भी 12 टेंस में से इतना शोध करने पर पता चला कि जो निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों की सहायक क्रिया एक ही होती है निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में। क्या वह पढ़ सो चुका है, तो वह यहाँ पे दे देगा स्मॉल ए, और क्या वह इंट्रोगेटिव है तो एन हो जाएगा, तो ए एन यहाँ पे कोड क्या है, ए एन से पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी सहायक क्रिया हैज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ही स्लेप्ट। अब ये जो फार्मूला स्ट्रक्चर, इसका हमें सेंटेंस रूल में पढ़ना होगा। अभी तो हमने टेंस बताया कि यहाँ पे सहायक क्रिया, टेंस में सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाक्य में कौन सा सहायक क्रिया लगेगी, कौन सी मुख्य क्रिया लगेगी, तो क्या सहायक क्रिया है, क्या मुख्य क्रिया है, तो क्या सहायक क्रिया है यहाँ पे हैज है, और मुख्य क्रिया क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। बस बाकी आपको फार्मूला ये वो सेंटेंस रूल में जाकर के रख देना है, तो इसके बाद हम सेंटेंस रूल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप जान जाते हैं, तुरंत आप एक वाक्य आपके सामने आता है और तुरंत आप बता देते हैं कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसकी मुख्य मेन वर्ब क्या है, तुरंत आप बता देते हैं। ये कोड के द्वारा, ए एन और एस कोड के द्वारा आप तुरंत बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट बड़ा सबूत मिल गया परफेक्ट का समय दे दिएगा ना, समय आया तो परफेक्ट आया, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है ही है, और जब यहाँ पे समय आया तो परफेक्ट आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान समय और रहा है। तो जैसे हमने एक टेंस लिखा है, तुम 2 घंटे से
पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो बताइए ज़रा इसमें क्या होगी। अगर टेंस रूल आपको मालूम है तो आप ज़रूर बता दोगे कि क्या सहायक क्रिया है, क्या मुख्य क्रिया है। तो कैसे तुम का मतलब हो गया यहाँ बहुवचन बी आ जाएगा, सिंपल वाक्य है तो बी एस हो जाएगा। बी एस यहाँ पे देख सकते हो, बी एस से पता चला कि यहाँ पे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब में आई एन जी। तो कैसे होगा, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। तो बहुत ही जल्दी आपने इसको आई होप आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हम कंटिन्यूस को बताएंगे, तो इस पास्ट टेंस के रूल्स बताएंगे। तो इससे पहले आप नोट देख लीजिए, जब वावेल हो तो ई जोड़कर एस लगाते हैं। जैसे कि मैंगो है तो MANGO, तो इसमें जब एस लगाते हैं तो ESO, तुरंत एस नहीं लगा देते हैं कि मैंगोज, ओ के बाद ES लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा गया वावेल हो तो ई को जोड़कर एस लगाते हैं। किंतु जब अल्फ़ाबेट हो, जैसे कि रीड READ, डी के बाद अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट हो तो डायरेक्ट एस लगाते हैं, रीड से हो जाएगा, ठीक है। और मैंगो को उदाहरण लिए, ये तो वर्ब भी नहीं है। तो आप वर्ब, तो यहाँ पर जैसे बी मीन होना, बी मीन होना, तो यहाँ पे BES नहीं लगा देंगे कि बेस हो जाए, नो, यहाँ पे 20 हो जाना चाहिए, BEES 20। कहा गया कि जब वावेल हो, वर्ब में वावेल, अंतिम लेटर वावेल हो तो ई जोड़ कर एस लगाते हैं। तो बी में वावेल है तो इसमें हम पुनः ई और जोड़ देंगे, बी वावेल के बाद ES। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम पास्ट टेंस के नियम पर। देखिए दोस्तों, जब तक सेंटेंस रूल आप नहीं जानेंगे, टेंस रूल को पढ़ना बेकार है, या टेंस रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सेंटेंस रूल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस रूल में हम आपको बता रहे हैं कि यह नियम 12 टेंसेस में प्रयोग किए जाएंगे। कौन कौन से 12 टेंस, जिसमें आपकी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया होती है। तो ऐसे हमने 12 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। 4 4 8 4 12 टेंस आपको ये मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया वाले मिलेंगे। अब बिना मुख्य क्रिया वाले 4 और होते हैं, जिनको हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर कहते हैं, जिनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इज MR, वह बड़ा है, ही इज़ बिग, ही इज़ टॉल। अगर ऐसे हम मिला लेते हैं, जैसे वह शेर था, तुम डॉक्टर थे, यू आर डॉक्टर, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर, तुम डॉक्टर थे, यू वेयर डॉक्टर, तुम ईमानदार हो गए, यू विल बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब वाले अगर 3 और मिला लेते हैं तो 12 और 3 15 हो जाएंगे। पूरा यही नियम होता है उन तीनों में, बस वहाँ पे मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से फिलहाल ये मेन वर्ब लिख दिए हैं, तो हम 15 नहीं 12 टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को छोड़ करके 12 टेंसों की बात करते हैं। और यदि उनको हम 3 ले लेते हैं तो आप 15 टेंस इस नियम से, आप इस सेंटेंस रूल से कर सकते हैं 15 टेंसों को। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला यहाँ पे साधारण है। साधारण बोले तो सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंपल के बाद नेगेटिव आता है, नेगेटिव को N से प्रतीक करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, और प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट, अदर, ठीक। अब इसी प्रकार नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो NI का मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव था, या इंट्रोगेटिव, नेगेटिव NI का मतलब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा, WH या वाट वाला, क्या इंट्रोगेटिव वाट वाला कि WH वाला। तो WH वाले के लिए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। तो नॉट आ जाता है तो है, तो का, क्री, कन, बम के हिसाब से अगर नॉट आ जाता है तो का, क्री, का, न, नेगेटिव, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव के बाद आपको बची कुछ क्रिया और फिर मेन क्रिया, ठीक है, का, क्री, कन, बम, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और सिंपल में होता है कक्रिन, का, क्री, न, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव, बची कुछ क्रिया, फिर मेन वर्ब, कक्रिन बम, कक्रिन बम, कक्रिन बम। अब हम चौथे की बात करें तो इंट्रोगेटिव वाट वाला, अगर क्या से शुरू होता है इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाट नहीं लिखते हैं।
ठीक, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अब बची कुछ क्रिया है तो बची कुछ क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसी पे हम दो चार कथन लिखे हुए हैं। कथन इसलिए कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये कभी बदलेंगे नहीं। तो ये पहला कथन है कि इन नियमों को, चारों नियमों को देखते हुए ये बात मेरे मन में, ख्यालात मेरे मन में आया कि जब सहायक क्रिया के लेफ्ट में सब्जेक्ट होता है, सहायक क्रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सहायक क्रिया के लेफ्ट में क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब सहायक क्रिया के लेफ्ट में सब्जेक्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है सहायक क्रिया के लेफ्ट में सहायक कर्ता अर्थात कर्ता बोले तो सब्जेक्ट होता है, तो साधारण वाक्य होता है। ठीक है, और ये तभी से होगा जब इधर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब मिल जाती है, तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ना हो, बस तब वो साधारण वाक्य होता है। दूसरा कथन, जब सहायक क्रिया के राइट में सहायक कर्ता हो, तो अभी तक ये सहायक कर्ता लेफ्ट में था, अब सहायक कर्ता राइट में आ गया, किसके, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के, किसके, सहायक क्रिया के, अब पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ गया। अगर राइट में सहायक कर्ता आ जाते हैं तो वाक्य कैसा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक कर्ता समझ रहे हैं ना, बोले तो सब्जेक्ट। तीसरा कथन है, यहाँ हम देखें इसमें क्या, साधारण वाक्य में सहायक क्रिया के तुरंत नॉट लगाते हैं, साधारण वाक्य में के तुरंत बाद नॉट या मेन वर्ब लगाते हैं, ध्यान देना बात को। अगर सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट या मेन वर्ब लगा है, इसका मतलब कि वो साधारण या नकारात्मक वाक्य है। और अगर यदि सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट और मेन वर्ब नहीं लगा है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता लगता है, सब्जेक्ट लगता है, तो फिर वह सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाता है। तो फिर से ध्यान दें, प्रश्नवाचक वाक्य में हमने देखा, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य में हमने देखा कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता लगता है, कर्ता लगा हो, अर्थात नॉट ना लगा हो या मेन वर्ब ना हो, सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता लगा हो, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये हो गए चार बातें। तो ये थे आपके सेंटेंस रूल। तुरंत आपको पहचानना है कि ये सिंपल साधारण वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है, या नगर इंट्रोगेटिव WH टाइप का है, या इंट्रोगेटिव व्हाट टाइप का है, कैसा, व्हाट टाइप का है। तो तुरंत आप पहचानिए और तुरंत आप सेंटेंस रूल लगा दीजिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, उदाहरण देते हैं, वह नहीं जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे, ये वह से पता चलता है कि एक वचन है, ए, स्मॉल ए, अगर तुम होता तो बहुवचन होता, स्मॉल बी हो जाता बहुवचन। तो ए है तो एक वचन है तो ए होगा। और ये पूरी एनालिसिस करने पर वाक्य को पाया गया कि निगेटिव है, तो यहाँ पे एन कर दिए, तो AN कोड बन गया। और निगेटिव से पता चला कि सेंटेंस आपको निगेटिव देखना है, और AN मतलब निगेटिव, ये 50% आपको हल करना है सेंटेंस रूल से, और 50% 100% फिर हल कर दे, 50% हल करना है टेंस रूल से। इस तरह से आपका 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में आपका ये AN का निगेटिव में सब्जेक्ट ये वाला लेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब अदर। ठीक है, अब ध्यान दें कि दो नियम आने चाहिए। कोई भी वाक्य आप देखें और कहा जाए कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको तुरंत दो नियम आने चाहिए। कौन कौन से, पहला सेंटेंस रूल और उसके बाद टेंस रूल। ओके, दो नियम आने चाहिए, पहले सेंटेंस रूल उसके बाद टेंस रूल। ओके, तो ये होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, पहले सेंटेंस रूल, तो ये आ गया आपका सेंटेंस रूल। उसके बाद फिर दूसरा टेंस रूल। टेंस रूल में आते हैं तो क्या होगा, ए बी को आप जाइए, अभी हमने बताया तो जाइए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट अता का मतलब इंडेफिनिट, है का मतलब प्रेजेंट, ता का मतलब इंडेफिनिट। रहा होता तो रहा का मतलब कंटिन्यूस हो जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। चुका होता तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो फिलहाल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे हमने पहचान के 4 कोड बताए हैं। तो ये पहला कोड, इसको आप मैच करिए जा कर के, किसमें, टेंस रूल में मैच करोगे तो आपको मिलेगा सहायक क्रिया। टेंस में से दो चीज़ें मालूम होती है, नंबर 1 सहायक क्रिया, नंबर 2 मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया आपको मालूम चल गई इस कोड से कि क्या होगी, डज। और मुख्य क्रिया कैसी होगी,
और फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो क्रियाएं की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कई फॉर्म होती हैं, तो इसलिए उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी कैसे होगी? टेंस रूल से। तो टेंस रूल से 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी बंदे को ये आना चाहिए कि 12 टेंस हैं, 12 टेंस में तीसरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगी, पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होगी, प्रत्येक बंदे को आना चाहिए। ठीक है, 12 टेंसों में। तो 12 टेंस बोले तो 12 24 चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए, प्रत्येक में 2 चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आते हैं, क्योंकि हमें क्या हो गया, सेंटेंस रूल भी मालूम है और टेंस रूल भी मालूम है। टेंस रूल में हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये भी मालूम हो गया टेंस रूल से और सेंटेंस रूल से। पक्का है, अब तैयार करना है। अब आपका रॉ मटेरियल सारा मौजूद है किचन में, अब आपको पकाना है और उसके बाद फिर खाना है। तो आते हैं पकाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही। पहले सर्वप्रथम आप कढ़ाई में क्या डालो? सब्जेक्ट। उसके बाद कढ़ाई में फिर क्या डालोगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद कढ़ाई में क्या डालोगे? नॉट। फिर उसके बाद क्या डालोगे? मेन वर्ब और फिर अदर। तो अभी जो हेल्पिंग वर्ब है ना समझ में आई होगी, तो आपने टेंस से समझ लिया कि डज लगेगा। और जो मेन वर्ब है आपने समझा कि इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दैट मीन्स गो। तो हो जाएगा ही डज नॉट गो। चलिए एक सेंटेंस हमने और लिया, क्या तुम आते हो? तो यहाँ पता चला तुम है तो तुम में बहुवचन है तो हमने बी ले लिया। एक वचन होता तो ए लेते और बहुवचन है तो बी ले लिया। और आते हो क्या मतलब कि ये सेंटेंस आपके कैसे हैं? ये निगेटिव में आई, क्या व्हाट टाइप वाला आई है। इंटरोगेटिव कैसा है? व्हाट टाइप। तो इसका हम इस तरह से दिखाएंगे, ए एन जा करके आप एन में ही हमने आई छुपा दिया। ठीक है, व्हाट टाइप। तो ये वाला कोड हमने आपको बताया है टेंस रूल में। अभी आप टेंस रूल पहले देख लीजिएगा, फिर दोनों मिला करके धड़ाधड़ करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो टेंस रूल से हम बता देते हैं कि हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी डू और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। तो अब आपको सेंटेंस रूल लगाना है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कढ़ाई में डालिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। फिर सब्जेक्ट डालिए यू, फिर मेन वर्ब डालिए कम और प्लस अदर। तो डू यू कम, क्या तुम आते हो? आइए दोस्तों टेंस रूल में आगे बढ़ते हैं और पास्ट टेंस रूल समझते हैं। पास्ट टेंस रूल क्या होता है? यह नियम सिर्फ आ, ई, ए, रहा था, चुका था, समय प्लस रहा था अर्थात भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, या ये वाक्य के अंत में आते हैं तो पास्ट टेंस कहलाते हैं। पास्ट टेंस की एक लाइन हमारे पास है, वसाओ हा हब, वसाओ हा हब। जैसा कि मैं हमेशा टेंस में 15 टेंस की बात करता हूँ। 3 जो हैं बिना वर्ब के हैं, जैसे कि वह कुर्सी है, दैट इज़ चेयर, वह किताब थी, दैट वाज बुक, वे अच्छे थे, दे आर गुड, दे वाज गुड। तो इन्हें हम संज्ञावी विशेषण बोले तो वाज वेयर लगेगा, इनके अंत में था थी थे होंगे, वाज वेयर लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब नहीं होगी, यहाँ विशेषण शब्द होगा या कोई नाउन शब्द होगा। ठीक, तो ये तो बिना वर्ब के थे। अब ये चारों जो है आपके वर्ब के होंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, वर्ब में आईएनजी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब में फिर से आईएनजी लगेगी। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं है, बिना वर्ब का है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, वर्ब में जब सेकंड फॉर्म लगेगी या डिड हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी भी वाक्य किसी भी टेंस, जैसे कि पास्ट में 4 टेंस है, तो किसी भी टेंस में, चाहे इस लाइन की बात करें यहाँ, चाहे इस लाइन की बात करें, चाहे इस लाइन की बात करें, चाहे तो किसी भी लाइन में, किसी भी टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस में सिर्फ आपको मालूम क्या होना चाहिए टेंस रूल के अंतर्गत, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसा कि वसाओ हब, तो आपको यहीं से मैं बता देता हूँ, सा का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब मालूम हो गई, और मेन वर्ब उसके ऊपर लिखी हुई है ब्लू से सेकंड फॉर्म। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी लाइन से हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मालूम होनी चाहिए, तो ये जो ट्रिक हमने बनाई है, इसमें जो ब्लैक से है वो आपको हेल्पिंग वर्ब से मिल जाएगा, और जो आपको ब्लू से ऊपर लिख दिया है वो उससे आपको मिल जाएगा मेन वर्ब की कंडीशन। तो पास्ट इंडेफिनिट में बोले तो हेल्पिंग वर्ब होगी डा का मतलब डिड, और मेन वर्ब होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब जब डिड होगी तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और जब हेल्पिंग वर्ब होगी ही नहीं तो फिर सेकंड फॉर्म से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर है और ये माइनर है। ठीक है, माइनर
मेन वर्ब, दिस इज मेजर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, माइनर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। माइनर मेन वर्ब के साथ डिड लगा है, मेजर के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेजर वर्ब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, माइनर में वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेजर और माइनर मेजर और माइनर मुख्य क्रियाएं हैं, मेजर मुख्य क्रिया और माइनर मुख्य क्रिया है, ठीक। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ब्लैक वाला हेल्पिंग वर्ब है वाज या वेयर, और ये वर्ब में आईएनजी। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है ब्लैक वाली, क्योंकि सबसे पहले हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ही आवश्यकता होती है, मेन वर्ब की बाद में होती है। तो पहले जो ब्लैक में ये हेल्पिंग वर्ब ही होगी, उसके बाद फिर ये मेन वर्ब। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले हेल्पिंग वर्ब ही होती है ना सेंटेंस रूल में, सेंटेंस रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इससे मालूम चलेगा ये होगा आपका हैड, एच से क्या होगा हैड हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूर्ण निरंतर टेंस, पूर्ण निरंतर भूतकाल टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर भूतकाल टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, मेन वर्ब होगी वर्ब में आईएनजी इंग फॉर्म। तो यार हमें टेंस रूल में तो कहा गया बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मालूम हो जाए तो फिर हमें नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ कोई ज़रूरत नहीं, चलो फिर चलते हैं वापस, बस हो गया। तो माय डियर ये तो ट्रिक थी, लेकिन हमें डीप में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है दीर्घ समय तक याद रहने के लिए, और बाकी सारांश जो होता है वो तुरंत अप्लाई करने के लिए होता है। तो ये तुरंत अप्लाई करने के लिए ट्रिक है, बाकी आप सारांश पे चलें। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि हमने बताया कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले तो अपूर्ण टेंस, अपूर्ण भूतकाल टेंस। तो आ ई ए ता थी ती थे ते थे ती थी ते थे वाक्य के अंत में आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो चलिए भाई आपने टेंस को पहचान कर पीछे से पहचान करके वाक्य के पीछे से देख करके आपने बता दिया, मतलब वाक्य के पीछे आपने देख करके आपने बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ से मालूम चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब अंदर आते हैं, तो अब जब टेंस में और अंदर जाएंगे, सॉरी सेंटेंस में, हमने सेंटेंस आपको बता रखा है, जब सेंटेंस में और अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा कि पहचानेंगे कि सेंटेंस आपका सिंपल साधारण है कि ये नकारात्मक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनमें आई छुपा होता है, ओके। और आई कैसे होते हैं, WH और व्हाट टाइप। तो सेंटेंस रूल के अनुसार आपने ए और बी एक वचन बहुवचन में बता दिया, एक वचन इज इट नाम, और बहुवचन में UVWXYZ नाम्स, ये हमने बताया था। और ये सेंटेंस की अभी हमने पहले ही बता चुके हैं सेंटेंस रूल, वहाँ से पहचान के NS या NI कर सकते हैं। तो आपका AS या BS अगर होता है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे सेकंड फॉर्म, और सेकंड में ये मेजर मुख्य क्रिया, इसके साथ सहायक क्रिया नहीं होती, या यूँ कहें कि जब सहायक क्रिया नहीं होती है तो वो मुख्य क्रिया मेजर मुख्य क्रिया होती है, क्योंकि पहले सहायक क्रिया ही तो मिलेगी हमको, सहायक क्रिया से वाकिफ होंगे उसके बाद हम मुख्य क्रिया में जाएंगे। तो जब सहायक क्रिया नहीं होगी तो वो मेजर मुख्य क्रिया कहलाएगी, जब सहायक क्रिया होगी तो वो माइनर मुख्य क्रिया होगी, ठीक। अगर ये कोड आपको मिलना है तो वहाँ सहायक क्रिया आपकी डिड हो जाएगी और ये आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। देखिए दोनों की हम एक उदाहरण लेते हैं। उन्होंने एक गीत गाया, तो दे मतलब उन्होंने से पता चला एक वचन या बहुवचन, तो यहाँ पे हो गया बहुवचन बी हो गया, और एक गीत गाया मतलब सिंपल है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो आपको सिंपल है तो BS ये कोड बना, तो BS का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कर्ता के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म। दे सिंग सैंग संग, तो सैंग हो जाएगा, दे सैंग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट रूल के अनुसार सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर, तो यहाँ पे सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। तुमने एक गीत नहीं गाया, तो देखिए यहाँ पे बहुवचन एक वचन, तो ये बहुवचन बी हो गया, और प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक वाक्य कैसा है, ये आपका नकारात्मक वाक्य एन है, ठीक है। तो BN टाइप का, तो BN टाइप यहाँ पे है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए भाई, तो नेगेटिव है तो बिल्कुल सिंपल होगा, यू क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे बातें हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस बोले तो निरंतर टेंस, निरंतर भूतकाल टेंस। निरंतर भूतकाल पहचानें कैसे, जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, और इससे हम पहचान करके इस वाले में यहाँ से हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया ले लेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, जिस वाक्य अंत में यहाँ पे रहा था, रही थी, है ना, तो यहाँ पे मिल गया, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये। तो
सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। ये अगर इसके बिना हम एंट्री मार नहीं सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में। तो ये हम पहले बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे बी बनेगा और यहाँ पे देखते हुए ये आपका एस बन जाएगा, तो बी एस। अब हम इसको लेकर के एंट्री मार सकते हैं। ये हमारा आई कार्ड है, अब इसके अंदर एंट्री मार सकते हैं बी एस। यहाँ पे है तो वेयर और इंग फॉर्म, तो हो जाएगा वी वर रीडिंग द बुक हो जाएगा ना। इसी तरह क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो सबसे पहले हम इसको बना ले मैं बोले तो यहाँ पे बहुवचन ए बी हो जाएगा, और यहाँ से सिंपल वो इंट्रोगेटिव एन में आई को हाईलाइट करें। और कैसा है वाट टाइप वाला, तो बी एन कहाँ पे है, बी एन यहीं पे है, यहाँ पे भी वर होगा। तो लेकिन ध्यान दें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक ऐसा टेंस है जो आई को एक वचन मानता है, तो इस कारण से हम इसको बी नहीं ए करेंगे। तो ए एन हम ढूंढेंगे तो यहाँ से वाज लगेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वाज आई रीडिंग अ बुक। तो पास्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो आई को एक वचन मानता है और वाज लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्ट टेंस में सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस ही, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये लोग आई को बहुवचन मानते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस अपने रोल में ये क्या मानता है, इसको फर्स्ट फॉर्म मानता है, इसलिए आई के साथ वाज आ जाता है, ना कि वर। और बिना वर्ब में भी आई के साथ वाज आता है। मैं डॉक्टर था, आई वाज ए डॉक्टर, ठीक है। तो बिना वर्ब में तो वाज रहता है आई के साथ, और वर्ब के साथ भी रहता है आई के साथ वाज। किस टेंस में, प्रेजेंट बताइए। अच्छा, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। किस टेंस में आई के साथ वाज लगता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, तो अब देखिए ये आपका जो हमने पास्ट टेंस रूल बता रहे हैं, या टेंस रूल जो बता रहे हैं, या सेंटेंस रूल जो बताए हैं, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कब, जब वाक्य ही ना हो तब इनकी क्या ज़रूरत है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वाक्य ही नहीं है तो न टेंस रूल की ज़रूरत है, ना सेंटेंस रूल की ज़रूरत है, ना वाक्य को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की ज़रूरत है। जब वाक्य नहीं है तो काहे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो इसलिए टेंस में घुसने से पहले हम एक उदाहरण के साथ घुसते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इस टेंस में हमें घुसना है, तो इस टेंस का हम एक ले लेते हैं उदाहरण। वे अपना पाठ याद कर चुके थे, तो ये किस टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल में पूर्ण भूतकाल टेंस है। कैसा है, पूर्ण भूतकाल टेंस है। इंग्लिश में इधर से पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और हिंदी में पढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल टेंस। इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस, हिंदी में पूर्ण भूतकाल टेंस। तो पास्ट परफेक्ट आप जान गए, ठीक है। इसके पीछे से देखकर किसी भी वाक्य को आप टेंस के बारे में बता सकते हो। हमारे टेंस में किस टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए, ये यहाँ पे हम आके क्या हो गए, बैठ गए। अब यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, आई कार्ड दिखाई। किस बात का चेकिंग हो रही है कि भाई यहाँ पे ये तभी अस्तित्व में आएगा जब आप किसी टेंस से वाक्य से मिलकर आए होंगे ना। तो इसका प्रूफ दिखाइए इन लोगों को कि आपने वाक्य से मिलकर आए, क्योंकि इसके जो पीछे होगा वो वाक्य आप निगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रूफ दिखाइए कि आप निगेटिव वाला वाक्य इंट्रोगेटिव अव्यवस्था नहीं फैलानी है। तो आपको प्रूफ दिखाना है कौन सा वाक्य है। तो ये तो करा, ओ बकलोल है, ये तो भूल ही गया आई कार्ड लाना। तो फिर अब आया वाक्य के पास और आई कार्ड इसका देखते हैं, बनाया जाता है तुरंत। बोला सर जी इसका आई कार्ड बना दो, हमको आगे रुक रहे हैं जाने के लिए। तो हमने बनाया इसका यहाँ पे बहुवचन बी और यहाँ पे सिंपल है एस। तो बी एस आई कार्ड पकड़ा दिए और ये जाके इनको दे दिया, और बी एस यहाँ पे ये ए बी ए एस, यहाँ ए बी इधर देखे तो बी और एस कुछ भी हो, यहाँ पे सहायक क्रिया हेड होगी और मुख्य क्रिया की में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH हो, चाहे वाट टाइप वाक्य हो, कुछ भी हो, सहायक क्रिया हेड होगी और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। इसी प्रकार ये वाले में भी है। तो अब तो हमें मालूम हो गया भाई, लौट आओ। सिंपल वाक्य है तो तुरंत आप सहायक कर्ता से शुरू कर दीजिए। सहायक कर्ता आपका दे है, दे हैड मालूम हो गया, दे हैड लर्नड LEARNT लर्नड, देयर THEIR देयर। चाहे ये वाला देयर हो चाहे वो वाला देयर हो, पहले दा जरूर लिखेंगे। तो ये वाले देयर में आर बाद में हो जाता है, बस इतना याद रखना है। आई को ध्यान नहीं देना है, डबल तो साथ में होगा नहीं, आई होगा। इसमें आर बाद में होता है, उसमें आर पहले बीच में होता है। तो ये आपका देयर और देयर लेसन। अब जैसे हमने एक उदाहरण और अभी लिखा, तो मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पीछे से देखने पता चल रहा है।
मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। मुझे यह निमंत्रण कुछ समय पूर्व ही मिल चुका था। मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी। तो देखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है। और मुझे बोले तो इसमें कुछ भी हो, पास्ट हो चुकी थी और समय से रही थी, इनमें आपका हैड ही होता है। तो बस शुरू कर दो, सिंपल है तो शुरू कर दो। आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट, प्राप्त हो चुकी है ना, तो गॉट। आई हैड गॉट द इन्फॉर्मेशन, क्या प्राप्त हो चुकी थी? सूचना, द इन्फॉर्मेशन। ओके, हो गया टेंस। आई हैड गॉट द इन्फॉर्मेशन, हो गया। अब कुछ समय पूर्व तो बिफोर कर दो, नहीं कुछ समय है तो सम टाइम्स बिफोर ऐसे कर दो। जैसे हम समाचार पहले ही सुन चुके हैं तो बस वी हैड, तुरंत वी हैड करो, हैड तो लगेगा ही। वी हैड ऑलरेडी हियर्ड, हियर मीन सुनना, हियर्ड। वी हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़, हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। अब एक वाक्य और लेते हैं, चूँकि पास्ट परफेक्ट टेंस तो आफ्टर और बिफोर भी यूज होता है। जैसे तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ आया था। तुम्हारे जाने के बाद, तो बाद में हम 12 बजाते हैं और पहले वाले में 32 बजाते हैं। तो बाद वाले में तुम्हारे जाने के बाद तो 12, तो जाने के बाद 12 में उधर वाला 2 आ जाएगा, वेंट हो जाएगा। सॉरी, बाद में हम 12 क्यों बजाएं? जब पहले में 32 है तो बाद में 23 होगा, क्योंकि 32 का उल्टा 23 है और 23 का उल्टा 32 है। तो ये तो पक्की बात है कि पहले में 32 होगा, तो बाद वाले में ये भी पक्की बात कर लो अब से, आज से, कि 23 होगा। तो ये संशोधित नियम है कि पहले में आपका 32 और बाद वाले में 23 या 13, वहाँ भी बदल जाएगा 32 या 31। तो पहले वाले में क्रॉस चलेगा, बाद वाले में कोई क्रॉस नहीं। तो पहले और बाद में अक्सर क्या होता है कि 2 घटनाएं घटी होती हैं कि राम के पहुंचने से पहले वो जा चुका था। तो पहुंचना रीच और जाना गो, दो क्रियाएं हो रही हैं, 2 एक्शन हो रहे हैं। तो जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात इसी टेंस में करते हैं, और जो बाद में घटित हो रहा है, इसके बाद जो घटित होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं फिर। ठीक है, अगल बगल वालों से तो नफरत होती है, परिवार में कहीं भी हो, और बाहर वाले से मित्रता, यहाँ ये मित्रता करता है पास्ट इंडेफिनिट में। किंतु ज़रूरी नहीं कि पहले और बाद में, पहले बाद 2 वाक्य होते हैं, लेकिन आपका एक वाक्य का भी एक ही क्रिया का भी वाक्य होता है इस टेंस में। एक एक्शन का, ज़रूरी नहीं कि 2 एक्शन हो, एक एक्शन का भी होता है। जैसे कि अब मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी। तो कुछ समय पूर्व ही मतलब बिफोर सम टाइम या सम टाइम बिफोर। तो ध्यान दें, ये जो सम टाइम बिफोर है या ऑलरेडी, सदैव, या फिर बाय द एंड ऑफ, या फिर बाय द टाइम, या फिर एट द एंड ऑफ, ऐसे भी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ या एट द एंड ऑफ, ऐसे फ्रेज जब आपको यूज होते हैं साधारण वाक्य में तो या निगेटिव इंटीग्रेटिव में भी, तो ऐसे जो यूज होंगे तो आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही किए जाएंगे। ऐसे वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही किए जाएंगे जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट टेंस समय से रहा था, रहे थे। जैसे कि हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, तो खेल रहे थे तो हम हो गए, या बहुवचन बी हो जाएगा, खेल रहे थे एस हो जाएगा, तो बी एस आई कार्ड बन गया। अब ये जाएगा यहाँ पे खेल रहे थे, इसमें जाएगा, समय भी दिया है इसी में जाएगा, आई कार्ड दिखाया बी एस, और बी एस हो चाहे एस हो, ठीक है, सब तो हैड ही होंगे, हैड बीन, तो इसमें आए तो हैड बीन होगा। तुरंत आपको ये वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से वर्षा हो रही है, तो टुडे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो आज सुबह से तो इसका कर्ता, वर्षा का कर्ता क्या होता है? इट होता है। वर्षा जो बारिश होती है, वो वर्षा नहीं, बारिश होती है, उसका कर्ता क्या होता है? इट होता है। तो तुरंत कर्ता बोलिए, क्योंकि वह सुबह से बारिश हो रही है, कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव तो है नहीं है, तो तुरंत आप क्या करें? कर्ता लगें। कोई इंट्रोगेटिव तो है नहीं यहाँ पे, निगेटिव मत बोला करो, निगेटिव में ही चेंज होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इंट्रोगेटिव ना हो, निगेटिव और साधारण चलेगा। तो आज सुबह से वर्षा हो रही है, टुडे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वह रात भर पढ़ती रही थी। तो ही हैड बीन रीडिंग, रात भर
वह पढ़ती रही थी। ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ती रही थी। ही हैड बीन रीडिंग, रात भर बोले तो द होल नाइट, होल नाइट, ठीक है, वो रात भर पढ़ती रही थी। सी हैड बीन रीडिंग द होल नाइट, सी हैड बीन रीडिंग द होल नाइट। अगर दिन भर पढ़ती है तो होल डे। तो इस पर तो आप जान ही गए हैं कि तुरंत आपका बी एस या ए एस कुछ भी हो, बी एस ए एस, तो आपका हैड बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आई एन जी इंग फॉर्म, और सिंग्स फॉर निश्चित समय के लिए, सिंग्स अनिश्चित समय के लिए फॉर। आइए दोस्तों, वीडियो में टेंस रूल की कड़ी में अब हम फ्यूचर टेंस रूल जानना चाहेंगे। फ्यूचर टेंस रूल क्या होता है? यह नियम देखिए भाई, किन में लगेगा? सिर्फ गा, गी, गे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और चुकेगा, चुका होगा, चुके होंगे, रहा समय से रहा है, रही है, अर्थात भविष्य काल, भविष्य के समय में प्रयोग किया जाएगा, भविष्य के समय में प्रयोग किया जाएगा इन टेंसों को भविष्य के वाक्यों में। तो बोले तो जिस वाक्य के अंत में ये सब आए उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस आपके यहाँ पे हम 5 प्रकार के हैं। एक सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें हमने बताया था विल बी, शैल बी के बाद मुख्य क्रिया नहीं होती है, बिना मुख्य क्रिया की होती है, वर्ब नहीं होती है, वर्ब नहीं लिखा है ना, वर्ब नहीं होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी गागी गे, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, और उसके बाद कोई विशेषण, जैसे वह किसान होगा तो ही विल बी अ फार्मर। चलिए आगे आते हैं। इसमें ये आपके सब वर्ब सही थे ये चारों। पहला आपका वब, वाह, वब, वाह, वहब, वब, वाह, वब, वाह, वहब। वब का मतलब होता है, पहले वाले वर्ब को बता ही दिए, विल बी, शैल बी, पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, विल, इसकी हो गई विल बी, शैल बी। इसके वाह है तो सिर्फ विल या शैल, इसमें विल बी, शैल बी, ठीक है। इसमें विल हैव, शैल हैव। वहब का मतलब हो गया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इसमें अक्सर आपके 2-2 लेटर आए हैं, 2-2 अक्षर आए हैं, इसको छोड़ के 2-2 अक्षर, 2-2 अक्षर, 2-2 अक्षर, विल भी, शैल भी। तो विल के तुरंत बाद अगर नॉट आता है, नेगेटिव वाक्य है तो तुरंत विल के बाद नॉट आ जाएगा। यहाँ भी विल हैव है तो विल के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा। विल हैव बीन है तो विल के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, फिर हैव बीन बाद में। इस बात को हमने यहाँ पे दिखाया है, नॉट, फिर यहाँ पे विल हैव के बीच में नॉट, फिर यहाँ पे भी हमने दिखाया है विल के बाद ये नॉट, और फिर हैव बीन। ओके, नॉट हैव बीन। तो हम यूँ बेकार कह रहे हैं कि विल के बाद नॉट आ जाएगा। हमें यूँ बोलना चाहिए कि बी के बाद, बी के पहले नॉट आएगा, बी के पहले नॉट हो सकता है। अगर प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य है तो विल के बाद एक सब्जेक्ट लगाएगा। जैसे हमने कहा विल के बाद नॉट लगाना गलत हो जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट लगेगा। तो हमें ऐसे करना बिल्कुल यूनिवर्सल सत्य होगा, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव। बी के पहले नॉट लगेगा, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। बी के पहले लेफ्ट में जस्ट पहले नॉट लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पे शैल हैव, विल हैव में हैव के जस्ट पहले नॉट होगा, बची क्रिया के पहले होगा। ये बची हुई क्रिया, ये मेन सहायक क्रिया, ये बची क्रिया। हैव के तुरंत पहले नॉट होगा और इसके तुरंत बाद में मुख्य क्रिया होगी। ये हम बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद करता हो या मुख्य क्रिया, हम उसके बारे में नहीं बता कर रहे हैं, हम बची कुची क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं ना मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं, हम बची कुची क्रिया की बात कर रहे हैं। तो बची कुची क्रिया यहाँ पे जैसे कि ये बी है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके पहले आपका नॉट होगा, इसके बाद वर्ब में देखें तो बची कुछ यहाँ पे क्रिया नहीं है, यहाँ पे बची कुछ क्रिया ये है, यहाँ पे बची कुछ क्रिया ये है, यहाँ पे बची कुछ क्रिया ये है। तो बची कुछ क्रिया के पहले आपका हमेशा नॉट अगर है तो नॉट लगेगा, और उसके बाद हमेशा मेन वर्ब होगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यहाँ पे भी हमेशा नॉट होगा और इसके जस्ट बाद मेन वर्ब होगा, ट्रुथ है। यहाँ पे नॉट होगा और यहाँ पे मेन वर्ब होगा, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम कोई सेंटेंस, एक वाक्य लेते हैं। हमने वाक्य ले लिया, सोनू शीघ्र आएगा। तो इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल है। सोनू शीघ्र आएगा, तो सोनू, तो यहाँ तक समझने के लिए आई कार्ड बनाना पड़ेगा, एक वचन और यहाँ पे एस हो जाएगा, ए एस। अभी इसको एस दे दो, यहाँ चला जाएगा, फीचर्स देखा आएगा, ये इंडेफिनिट में जाएगा यहाँ पे इस वाले में, और यहाँ पे ए एस दिखाएगा तो ए एस कहाँ पे है? तो चूँकि यहाँ पे फ्यूचर में है तो ए एस काम नहीं करेगा। यहाँ आई वी या अदर, तो यहाँ आई वी नहीं है, अदर है, तो अदर और एस ये काम करेगा। अदर एस यहाँ पे है, अदर एस में देखेंगे तो सहायक क्रिया आपकी विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सोनू विल कम सोन, सोनू विल कम सोन, सोनू विल कम, ठीक है, सोनू विल कम, सोनू आएगा, कैसे? शीघ्र, सून। तो इस तरह से अभी आपने देखा अदर प्लस एस। अब आते हैं यहाँ पे, इसके समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक वाक्य लेंगे। तो एक वाक्य हमने यहाँ पे ये लिया इसका, वह गलतियाँ करता रहेगा, वह गलतियाँ करता रहेगा।
तो ये वाक्य को देखकर पता लगाएं कि ये क्या है, फ्यूचर और कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और हिंदी में निरंतर भविष्यकाल, निरंतर भविष्यकाल वाला वाक्य है। वह गलतियाँ करता रहेगा, निरंतर भविष्यकाल। तो आई कार्ड बनाएंगे तो ए और एस, ए एस, तो चूँकि फ्यूचर है तो यहाँ पे ए भी नहीं चलेगा, आई भी या अदर चलेगा। तो यहाँ पे ये अदर है, अदर और एस, तो अदर एस को लेकर जाएगा यहाँ पे, ये अदर एस है। तो अदर एस में हमारा सहायक क्रिया विल भी है और वर्ब में आईएनजी। तो मालूम हो गया विल भी और आईएनजी, तो हो जाएगा ही विल बी गलतियाँ करता रहेगा, करता रहेगा, करता यहाँ पे कमिटिंग हो जाएगा, कर्ता की कमिटिंग होता है, क्या होता है, विल बी कमिटिंग, COMMITTING, कमिटिंग, वह करता रहेगा, ही विल बी कमिटिंग। जब गलतियाँ के साथ ये वर्ब लग रही है तो ध्यान देना, गलतियों के साथ ये वर्ब लग रही है, कमिटिंग, ठीक है, कमिटिंग। इसके बाद मिस्टेक, तो कमिटिंग मिस्टेक के साथ साथ चलेगी, करता, MISTAKE, मिस्टेक, MISTAKES, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स, TAKES। इसी में एक आता है बसंत पुनः आता रहेगा, तो बसंत होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग विल बी कमिंग अगेंस। तो आइए अब हम इसको समझने के लिए एक टेंस का सहारा वाक्य का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पे शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, तो शिक्षक होता है टीचर, द टीचर विल हैव टॉट, द टीचर विल हैव टॉट। कैसे पता करेंगे, तो ये आपका वाक्य है, इसमें ये आपका अदर जाएगा और एस, अदर एस यहाँ पे ये है और यहाँ पे विल हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द टीचर विल हैव टॉट, मैं शाम तक लौट चुकूँगा, आई शैल हैव कम बैक बाय इवनिंग, मैं शाम तक लौट चुकूँगा, आई शैल हैव कम, लौटना बोले तो बैक, बाय द इवनिंग, शाम तक, तक के लिए बाई लग गया। कल तक सभी विद्यालय बंद हो चुके होंगे, बंद हो चुकेंगे, कल तक सभी विद्यालय बंद हो चुकेंगे, या सभी विद्यालय कल तक बंद हो चुकेंगे, सभी विद्यालय कल तक बंद हो चुकेंगे, क्या बंद हो चुकेंगे, सभी विद्यालय। तो ऑल द स्कूल विल हैव क्लोज्ड बाय टुमारो, फिर यहाँ कल तक के लिए बाई लग गया, बाय टुमारो। तो ऑल स्कूल विल हैव क्लोज्ड बाय टुमारो, ऑल द स्कूल विल हैव क्लोज्ड बाय टुमारो। अब आते हैं हम ये लास्ट वाले में, और ये वहाब है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब में ING, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो समय से रहा है पहचान, तो पहले इसके हम वाक्य देखते हैं। शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, शिक्षक द टीचर, बाद में पहले आप ये हो जाएगा अदर, आई भी तो है नहीं, अदर और ये एस, अदर एस कहाँ पे, यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा, ING लगेगा। तो द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, पढ़ाते हुए रहेंगे, टीचिंग, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग। हमने बताया था ते हुए, ता हुआ, ज़रूरी नहीं कि समय दे दें, हुआ हुई घुसा है ना। राम सुबह से नहीं खेलता रहेगा, राम में अब जानते हैं कि आई भी तो है नहीं, अदर है, अदर और यहाँ पे एन है, राम सुबह से नहीं खेलता रहेगा, तो अदर एन, तो यहाँ पे जाएंगे अदर एन, कहाँ, ये अदर है, ये एन है, विल हैव बीन इंग। चूँकि नाट है तो नाट के लिए हमने बताया था कि जो बची क्रिया है यहाँ पे हैव बीन के पहले नाट होगा और इसके बाद मेन वर्ब होगी। तो राम विल नॉट, ठीक है, राम विल नॉट हैव बीन बची कुछ क्रिया, उसका मेन क्रिया प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो देखिए फ्यूचर में फार और सिंग्स कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम लगाया गया, फ्रॉम मॉर्निंग। बस दोस्तों आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, बी कूल, बी हैप्पी, बी बिंदास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।